हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट एंड फिफ्थ फॉर्म, जिसका नाम है कंपनी फॉर्मेट। कंपनी फॉर्मेट आपके बिजनेस ओनरशिप के फॉर्म्स में सबसे बड़ा फॉर्म है और प्रेजेंट टाइम में सबसे पॉपुलर भी है। वो पॉपुलर क्यों है उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। पहले हम ये देखते हैं कि ये कंपनी फॉर्मेट आपका कैसे आया है। तो बता दूं आपको कि कंपनी में आपके दो वर्ड हैं, कम प्लस पेनीज़। कम का मतलब होता है साथ में और पेनीज़ का मतलब होता है रोटी खाना। यानी कि पुराने टाइम पर जब दो लोग साथ में रोटी खाने के लिए जुड़ते थे तो उसको उस समय कंपनी कहा जाता था। धीरे धीरे ये चीज़ें साथ में खाना खाने के साथ साथ कमाने के लिए भी यूज होने लगी, तो इस तरह से कंपनी फॉर्मेट जो है आपका वो आ गया। अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ तो हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो कंपनी है वो सन 1600 में इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी, जिसको आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में पढ़ा होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसी ने इंडिया के अंदर क्या किया था, आपके कंपनी फॉर्मेट को स्टार्ट किया था जब अंग्रेज़ उस कंपनी की एक ब्रांच हमारे यहाँ लेके आए थे बिजनेस के लिए। तो ये जो कंपनी फॉर्मेट है तब से स्टार्ट हुआ है और उसके देखा देख फिर ढेर सारे कंपनी एक्ट और उसके अमेंडमेंट लॉन्च होते रहे हैं बार बार। प्रेजेंट टाइम में जो हम कंपनी के बारे में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आप न्यू कंपनी एक्ट 2013। कंपनी है क्या? कंपनी बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है, दो या दो से ज़्यादा लोगों का एक ग्रुप है। वो ग्रुप क्या करता है, एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए अपने एफर्ट्स को, अपनी कैपिटल को, इन सारी रिसोर्सेज को मिलाता है। और ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली लार्ज स्केल पे ही ऑपरेट किया जाता है। यानी कि छोटे मोटे बिजनेसेस जो होते हैं उनमें कंपनी फॉर्मेट में स्टार्ट करना अच्छा ही नहीं माना जाता। क्लियर? अगर हम कंपनी की डेफिनेशन को पढ़ें तो डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन who have separate legal entity, perpetual existence, and common seal। कुल मिला के छोटा सा डेफिनेशन है आपका, और इसको आपको अगर समझ में आ गया तो ये मानो कंपनी का आप जो इंट्रोडक्शन है वो समझ जाएंगे। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। Company is a artificial person created by law who have separate legal entity, perpetual existence and common seal। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल बोलते हैं हम जो नेचुरल नहीं है, मतलब कैसा है, कृत्रिम व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति। तो इसकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी वो होगी आर्टिफिशियल पर्सन। मैं आपको बता दूं कि जो भी कंपनियां प्रेजेंट टाइम में काम कर रही हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब आगे जो आएंगी उन सब का रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कैसा है, कंपलसरी है। और जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, कंपनी अपने मेंबर्स से कैसी हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसको कहेंगे हम पृथक वैधानिक अस्तित्व। यानी कि कंपनी जो होती है उसका अलग से कानूनी पहचान होता है, उसके अलग से कानूनी पहचान होती है। किससे अलग? मेंबर्स से अलग। जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा वो अपने मेंबर्स से सेपरेट एंटिटी ले लेगा, और वो भी कैसी, लीगल एंटिटी, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन बाय लॉ हुआ है।
अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज़ एक्ट 1912। क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग जब आपका वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही आप अपना इनकॉर्पोरेशन करवाते हो तुरंत ही आपको अपने मेंबर्स से क्या मिल जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है। तो पहले पढ़ रहे हैं हम आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? आर्टिफिशियल पर्सन वो है जो एक नेचुरल पर्सन की तरह सारे काम कर सकता है, बस आपकी तो सांस नहीं ले सकता, खाना नहीं खा सकता, ठीक है। जो नेचुरल पर्सन जो नॉर्मल काम करते हैं वो नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर इसको हम बोलें तो एक कंपनी परचेजिंग कर सकती है, सेलिंग कर सकती है, इसके अलावा अपॉइंटमेंट कर सकती है, मतलब जो भी एक आप इंडिविजुअल पर्सन कर सकता है वो सारे काम एक आर्टिफिशियल पर्सन के फॉर्म में कंपनी कर सकती है। कंपनी की अपनी अलग से क्या होती है, पहचान होती है, और वो पहचान उसको ये अधिकार देती है कि वो अपनी तरफ से सारे काम खुद कर सकती है। क्लियर। हमने पढ़ा है नेक्स्ट क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ, भाई देखो कंपनी का जो बर्थ है, जो जन्म है, वो किससे होता है? वो होता है विधान से। विधान का मतलब है कानून, और कानून कौन सा? कंपनी अधिनियम 2013। क्लियर। हम 2013 की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी से अभी आपकी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, उससे पहले 1956 वाला एक्ट आपका चलता था। तो कंपनी जो होती है उसका बर्थ, उसका जन्म होता है किससे? लॉ से। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक बात पढ़ी है, क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय लॉ हु हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। यस, सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व, और लीगल का मतलब कानूनी, और सेपरेट का मतलब अलग। अलग से कानूनी पहचान मिल रही है किसको? कंपनी को। होता क्या है कि कंपनी में होते हैं भाई शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी में होते हैं ऑनर। और जैसे ही वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो अपने शेयर होल्डर से, अपने ऑनर्स से कैसे हो जाती है? सेपरेट। यानी कि ऑनर्स की प्रॉपर्टीज़ अलग और कंपनी की प्रॉपर्टीज़ अलग। कंपनी अपने हिसाब से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कोई भी बेच सकती है, किसी को अपॉइंटमेंट कर सकती है, किसी को हटा सकती है, किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। सारे काम एक कंपनी कर सकती है जो एक इंडिविजुअल पर्सन, एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर हैं उनके अलग हो जाने से कंपनी का जो उत्तराधिकार है वो कैसा रहेगा? अविच्छिन्न रहेगा, शाश्वत रहेगा। वही चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे परपीचुअल एक्सिस्टेंस के अंदर। परपीचुअल एक्सिस्टेंस, इसका मीनिंग होता है शाश्वत उत्तराधिकार। देखो कंपनी फॉर्मेट को एक सबसे अच्छा फॉर्मेट ऐसे ही नहीं कहा गया, इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं। वो कौन से हैं कि परपीचुअल एक्सिस्टेंस का मीन ये है कि कभी समाप्त न होना, शाश्वत, जो कभी ख़त्म नहीं होता। हमने मोस्टली बिजनेसेस के अंदर पढ़ा है कि भाई जो कंटिन्यूटी होती है वो ख़राब हो जाती है मेंबर्स के आने जाने से, या जो ओनर होता है उसके मर जाने से, या उसको बीमार पड़ जाने से, या उसको दिवालिया हो जाने से। इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर, और बिजनेस की जो कंटिन्यूटी होती है उस पर क्या आपकी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे इस चीज़ का एडवांटेज है। क्यों है? क्योंकि आप सेपरेट हो किससे? अपने मेंबर्स से। अब मेंबर्स जा रहे हैं, नए मेंबर्स आ रहे हैं, वो दिवालिया हो गए, वो पागल हो गए, वो मर गए, उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपकी कंपनी के ऊपर, क्योंकि आपकी अलग से क्या है? पहचान है। तो कुल मिला के बात ये है कि जब आपकी अलग से पहचान है तो सबसे बेस्ट जो कंटिन्यूटी फैक्टर है वो आपका किसके अंदर आता है? कंपनी फॉर्मेट के अंदर आता है। क्लियर। कंपनी फॉर्मेट के अंदर शाश्वत उत्तराधिकार क्यों होता है? क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के बाद अपने आप को अलग कर लिया है, और आप अपने मालिकों से, अपने सदस्यों से कैसे वो अलग हो, तो उनके किसी भी तरह के मामले का, चाहे वो जाना आना है, चाहे वो दिवालिया होना है, उनका कोई प्रभाव कंपनी पर नहीं पड़ता है। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर परपीचुअल एक्सिस्टेंस होता है। एक लास्ट है आपका इसमें कॉमन सील। देखो कॉमन सील को बोला जाता है सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा क्या है? सार्वमुद्रा को हम हमारी भाषा में मोहर बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो भाई अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी ना, स्वीकृति। भाई आज मैं स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार हो गया हूँ, तो मैं उस पर साइन करूँगा कि हाँ मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ।
अगर मैं किसी को मेरे बैंक अकाउंट से 1,000 रुपये का पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं चेक पे साइन करूँगा कि हाँ मेरे खाते से बैंक क्या करेगा 1,000 रुपये निकाल के इस बंदे को दे दे, तो मेरी उस पर क्या है, सहमति है। ऐसे ही क्या होता है, जब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कोई प्रॉपर्टी खरीदेगी तो उस पर साइन, बेचेगी तो साइन, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो साइन, किसी को अपॉइंटमेंट करना है तो साइन। तो ये साइन कैसे करेगी, हाथ तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो वहाँ पर उस जगह क्या यूज होता है पता है आपको, वहाँ पे यूज होती है क्या, सार मुद्रा। वहाँ पर मोहर को यूज़ किया जाता है, इसलिए कॉमन सील अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। एक कंपनी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन के फॉर्म में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए उसे अपनी सहमति देना ज़रूरी है, और इस सहमति के लिए वो अपनी क्या करती है, कॉमन सील को यूज़ करती है। क्लियर। तो ये कॉमन सील आपके हस्ताक्षर में, आपके साइन करने में काम आती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इस डेफिनेशन के अंदर फैक्टर्स के फॉर्म में आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके दूसरे फीचर्स के बारे में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।